हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने विद्युत अपघटन संबंधी नियमों को सर्वप्रथम दिया था। यह हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ये एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न करके भी आता है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए, या फिर दूसरी तरह से इसमें कुछ न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम मानते हैं इम्पोर्टेंट। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे ने विद्युत अपघटन के दो नियम दिए हैं, तो ख़ास तौर से इसको हम विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं फैराडे। तो सबसे पहला नियम अगर उनका हम समझें, उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप इसको देखेंगे। ये हमने कुछ ऐसा बनाया है, ये आप लोगों ने देखा होगा, सेल होता है। इसमें मान लेते हैं दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ये सेल हुआ ना, इसको सेल कहते हैं। कोई भी तरह का सेल हो सकता है, और इसमें एक विद्युत अपघट्य पदार्थ कोई भी भर दिया गया। कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ, मान लेते हैं इसमें NaCl भर लिया हमने, ये विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जो विद्युत अपघट्य कौन से पदार्थ होते हैं? जिनको जल में मिलाने पर वे क्या होते हैं? अपघटित हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। उनको हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इस पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, कहीं से इसको इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, यानी कि करंट दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बताइए? ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये NaCl ब्रेक होगा, Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा ना, Na+ में और Cl- में ये टूटेगा। तो जो पॉजिटिव साइड है, इसमें जो Cl है वो एकत्रित हो जाएगी, और जो नेगेटिव साइड है इसमें क्या एकत्रित हो जाएगा? Na एकत्रित हो जाएगा। तो यानी कि ये एकत्रित हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही होगा, कंफर्म है। क्योंकि जब भी किसी विद्युत अपघट्य में हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है वो वियोजित हो जाता है, वो टूट जाता है अपने आयनों में। तो बच्चों, आयनों में जब टूटता है, तो आयनों में टूटने के बाद वो क्या होगा? या तो अगर गैस होगी तो वो मुक्त हो जाएगा, लेकिन मुक्त भी कहाँ होगा? वो इलेक्ट्रोड में ही मुक्त होगा। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड में एकत्रित होगा, और जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड में एकत्रित होगा। तो इसके आधार पर हम अब जो है फैराडे के पहले नियम को समझेंगे। चित्र भी है ऊपर, तो इसी चित्र के अकॉर्डिंग हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, पहला नियम है विद्युत अपघटन की क्रिया में। यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है। तो विद्युत अपघटन की क्रिया में फिर क्या है? इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थ, जैसा मैंने बताया, अगर गैस होगी तो वो क्या होगी? मुक्त होगी। अगर वो ठोस होगा तो वो क्या होगा? एकत्रित होगा। तो विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले जो पदार्थ होते हैं, उनकी मात्रा, पदार्थ की मात्रा सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। विद्युत अपघटन की क्रिया में ये प्रोसेस क्या हो रही है? विद्युत अपघटन की प्रोसेस है। टोटल प्रोसेस किसकी है? विद्युत अपघटन की। तो विद्युत अपघटन की इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा, जो पदार्थ मुक्त हो रहे हैं या एकत्रित हो रहे हैं, उन पदार्थों की मात्रा सेल में प्रवाहित आवेश, आवेश यानी कि जो हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, इसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। किस चीज़ के समानुपाती होगी? प्रवाहित आवेश के। और क्या समानुपाती होंगे? जो पदार्थ इसमें एकत्रित हो रहे हैं। यानी कि कहने का आशय यह है, जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित की जाएगी, उतनी ही अधिक मात्रा में इलेक्ट्रोड में जो धातु है या गैस है वो एकत्रित होगी या मुक्त होगी। तो अब देखिए, इसका अगर हम एक छोटा सा सूत्र बनाएं, तो पदार्थ की मात्रा को W, यानी कि पदार्थ की मात्रा क्या है? जो पदार्थ एकत्रित या मुक्त हो रहा है, वह समानुपाती होगा किस चीज़ के? आवेश के। यानी कि जितना हम इसको आवेश देंगे उसके समानुपाती होगा। तो W समानुपाती है Q के। हमने पहले पढ़ रखा है
छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा आपने हाई स्कूल में। तो क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई क्या है, धारा, टी समय। तो आवेश बराबर I इंटू टी होता है प्रवाहित, जो आवेश होता है आवेश बराबर प्रवाहित धारा गुणा समय। तो अगर हम यहाँ पर Q की जगह पर, जो Q हमारा है इसकी जगह पर अगर हम क्या रख देते हैं, इसके इस मान को रख देते हैं, तो W प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। ठीक है। अब यहाँ पर एक नियतांक है, इस नियतांक को हटाने के लिए हम इसमें Z ले लेते हैं। तो Z क्या होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो इस सूत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। यदि अगर हम जो पहले की वैल्यू उसकी रख देते हैं तो W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू हो सकता है, जहाँ जैसे जिस न्यूमेरिकल में जिस भी तरह से हमको आवश्यकता पड़े हम इसको रख सकते हैं। तो ये इसका छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा नियम। हाँ तो बच्चों, अब आपको फैराडे का दूसरा नियम समझा रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमने एक डायग्राम बनाया है, इस पर हम ज़रा फोकस करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें दो अलग अलग विद्युत अपघट्य पदार्थ लेकर के हमने दो विद्युत अपघटनी सेल बनाए हैं। अब देखिए, इसमें भी इलेक्ट्रोड हैं, इसमें इलेक्ट्रोड हैं, लेकिन इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ दोनों में हम अलग अलग लेंगे। क्या लिए हमने, दो, इस पॉइंट को ध्यान दें, दो अलग अलग प्रकार के विद्युत अपघट्य लिए और इसमें समान धारा, जितनी धारा हम इसमें प्रवाहित करेंगे अपघटन के लिए उतनी ही धारा इसमें प्रवाहित करेंगे और टाइम भी हम सेम देंगे, समान समय तक। अगर हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि जो पदार्थ एकत्रित हो रहे हैं, ए और बी वियोजित होंगे, एक्स और वाई वियोजित होंगे। जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव पे एकत्रित होगा, जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव पे एकत्रित होगा। एक्स इसी तरह से इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में एकत्रित। लेकिन उसके एकत्रित होने की जो मात्रा है वो क्या होगी, उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगी। किसके होगी, जो इसके तुल्यांकी भार हैं, यानी कि ये इस पर डिपेंड करेगा। तो यही नियम होता है फैराडे का दूसरा नियम। चलो हम फैराडे के दूसरे नियम को समझ। विभिन्न विद्युत अपघट्यों में क्या है, विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान धारा समान समय तक, समान धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित या मुक्त हुए पदार्थ हों, मैंने बताया ठोस होंगे तो या एक्वस होंगे तो वो एकत्रित होंगे, गैस होगी तो वो मुक्त होगी। तो क्या हो गया, मुक्त पदार्थों की मात्रा, अब जो पदार्थ मुक्त हो रहे हैं उनकी मात्रा समानुपाती होती है। वो किस चीज़ के समानुपाती होती है, उनके जो तुल्यांकी भार होते हैं उसके क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है। यानी कि जिस भी विद्युत अपघटक का तुल्यांकी भार अधिक होगा वो अधिक मात्रा में एकत्रित होगा और जिसका कम होगा वो कम मात्रा में एकत्रित होगा, है ना। तो ये इसका नियम हो गया। अब हम इसको ले लेते हैं, मान लेते हैं जो पदार्थ की मात्रा हमने देखा, तो पदार्थ की मात्रा को W, अब क्योंकि इसमें एक से अधिक है, अब इसमें मान लेते हैं W1 हो रहा है, इसमें W2 इलेक्ट्रोड एकत्रित हो रहे हैं। तो यहाँ पर W1 प्रोपोर्शनल टू E1 हो गया। समझ में आई बात, W1 प्रोपोर्शनल टू E1। तो इसी तरह से W2 समानुपाती होगा किसके, E2 के। E क्या है, जो इसके तुल्यांकी भार है। ठीक। अब हम इसमें से जो है W1 यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देते हैं, तो यहाँ पर एक नियतांक ले लेते हैं K और ये E1 हो गया। और उसी तरह से W2 बराबर फिर ये हो गया आपका K और ये E2 हो गया। ठीक है। अब हम इसको आगे चलते हैं, तो ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, W1 अपॉन W2 डिवाइड कर लेते हैं और ये हो जाएगा आपका E1 अपॉन E2। भाई ये K कहाँ गया, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने किया। इसके बाद W बराबर हम जानते हैं, क्या निकाला था हमने, ZI निकाला था फर्स्ट नियम में इसके। तो E की जगह पर अगर हम क्या कर, W की जगह पर ZI लिख देते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है।
Z1 आई टी अपॉन Z2 आई टी इज इक्वल टू हम कर लेते हैं E1 अपॉन E2। तो देखिए समान धारा समान समय तक प्रवाहित हो रही है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से भी सूत्र निकल आएगा, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ठीक है, ये इस तरह से भी निकल के आ सकता है। यह हमारा इसका फाइनल फॉर्मूला बन गया। अब लेकिन ये दोनों बराबर हैं, इसके हम ये किन दोनों के बराबर हैं, W1 अपॉन W2 के। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। हमें न्यूमेरिकल में जिस तरह से आवश्यकता होगी हम उस तरह से इसको क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा नियम आपकी समझ में आया होगा।